हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डीएनए की स्ट्रक्चर से रिलेटेड वाइवा क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आपने बायोलॉजी के जो चार्ट में डीएनए के स्ट्रक्चर को बनाया है, देन इससे रिलेटेड आपके कौन कौन से वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सारे क्वेश्चन का निपटारा आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से करने वाले हैं। क्योंकि वाइवा भाई जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है नजदीक है, तो ऐसे समय में भाई हमारे अंदर थोड़ा धक धक हो रहा होगा कि हम क्या करें। डोंट वरी बच्चों, आपने अगर बनाया भी नहीं है अभी तक तो चार्ट में विदाउट एनी हेजिटेशन बायोलॉजी में आप डीएनए के स्ट्रक्चर को बना लीजिए। आपके स्कूल में भले ही कुछ कहा गया हो कि ये बना लो वो बना लो, तो ये मायने नहीं रखता भाई। मैटर ये करता है कि आप उस टॉपिक के बारे में कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कितना तैयार है। इसलिए बच्चों, आपका जो मन करे वो बनाइए। हम यही सजेस्ट करेंगे कि सभी लोग डीएनए के ही स्ट्रक्चर को बना लीजिए, क्योंकि ये पहले ही हम बता दिए है भाई, टॉपिक वही जिसके बारे में आपको पता हो। मान लेते हैं कि भाई दिखावे का किसी को देखकर आपने बना लिया, उसके बारे में कुछ पता ही ना चले, तो ये चीज नहीं करना है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इससे बन सकते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर से। क्योंकि एग्जाम नजदीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम, तो आपको भाई एग्जाम के बारे में बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। प्रैक्टिकल एग्जाम जैसे ही आए, एकदम माँ का प्यारा लाडला दुलारा बनकर जाना है ना। बड़े बड़े बाल नहीं रख के ये बटन खोल के सीना चौड़ा करके सीना दिखाते हुए चलो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। एकदम माँ का प्यारा दुलारा बनकर जाना है, माँ का लाडला। और जो भी गर्ल्स हैं वो पापा की परियां बन के तो जाएंगी ही। यानी आप कितना भी कैसे भी हो चलो, लेकिन उस टाइम आपको एकदम ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, एकदम सुधरा हुआ ये बच्चा है, ठीक, एकदम दुलारा बच्चा है। इस तरह से आपको बिहेव करना है, वहां पर आपको रहना है। तो एग्जामिनर आपको देखकर ही बता देगा भाई ये तो लड़का बहुत ही सुधरा हुआ है और बहुत ही भाई इसके अंदर मासूमियत झलक रही है, दे देते हैं ना इसका पूरा नंबर। इसलिए बच्चों, ये चीज आपको करना है एग्जाम पीरियड में, ठीक है। आप कैसे भी हैं, लेकिन उस समय आपका एकदम व्यवहार एकदम मासूमियत भरा होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से है। तो भाई एग्जामिनर आपके से सबसे पहला क्वेश्चन ये कर सकता है कि डीएनए है क्या। आप डीएनए बनाए हैं तो बताइए डीएनए क्या है, डीएनए होता क्या है। तो डीएनए क्या है, तो बच्चों डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक। क्या है, तो डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, एक आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है ना, पदार्थ है, ठीक। ये चीज एक आनुवंशिक पदार्थ है। क्योंकि बच्चों आप इससे संबंधित सारे क्वेश्चन अगर अच्छे से तैयार करके जाएं, एग्जामिनर हमेशा ये सोचते हैं कि भाई जो हमारे सामने है, ठीक, वो हमसे ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की कोशिश ना करे। उनके माइंड में यही होता है कि भाई हम जो कुछ भी पूछें, ठीक है ना, यानी कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होने चाहिए हम उनको उलझा सकें। लेकिन आपको वहां पर बच्चों बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है नहीं। किसी क्वेश्चन में उलझ भी जाते हैं, सर नहीं याद है, थोड़ा और आगे पूछ लीजिए, ऐसे करेंगे तो वो समझ जाएगा कि बच्चा बहुत ही मासूम है और नंबर आपको पूरे मिलेंगे। इसलिए ध्यान देना इसको। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम क्या है बताइएगा। किसी को पता है कि भाई डीएनए का पूरा नाम, तो डीऑक्सी राइबोज, ठीक, राइबोस या राइबोज लिखा होता है, ठीक, यहां पे राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अच्छा, हिंदी में लिख दिया, डोंट वरी, वहां तो आपको बताना है। बाकी अंग्रेजी में भी भाई डीएनए तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड लिखेंगे, एसिड, ठीक। तो वही चीज हिंदी में है तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ये पता है, ठीक। भाई वाइवा में होते क्या, मौखिक प्रश्नों में यही तो करेगा। वो तैयारी करके थोड़ी ना चलते हैं घर से, तैयारी तो आप किए हैं ना भाई। उनके मन में जो आएगा पूछ लेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो बच्चों डीएनए को सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल में पाया था किसने, फ्रेडरिक मिक्सचर नामक वैज्ञानिक ने। नाम क्या था, फ्रेडरिक मीसर, कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं मिक्सचर लिखा होता है, फ्रेडरिक मिक्सचर नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की डीएनए की द्विकुंडली संरचना का पता किसने लगाया। तो वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने, ठीक, वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने,
किसने बच्चों? वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने। ये सन 1953 ईस्वी में इन्होंने पता लगाया और इनको 10 साल बाद यानी कि 63 में भी सन 1963 में इनको नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया है। यानी इस खोज के लिए, ठीक, इस उपलब्धि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए कहां पाया जाता है? तो भाई प्रमुख रूप से डीएनए कहां? केंद्रक में पाया जाता है। ठीक, ये 5वां क्वेश्चन है। ठीक, ये पूछता है सबसे ज्यादा बच्चों, ये पूछा जाता है, एग्जामिनर पूछते हैं आपसे कि डीएनए पाया कहां जाता है? तो भाई केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, चलिए समझ में आया? तो पहले इसको छाप लीजिए। ठीक, इतने क्वेश्चन को। चलिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा 5 नंबर भी गलती से हो गया, नंबर पर मत जाइएगा। ठीक, 6वां क्वेश्चन है, क्योंकि 5 ऑलरेडी हो गए तो ये 6वां होगा, डोंट वरी, उस पर मत जाइए। अगला है कि केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए कहां पाया जाता है? तो भाई कहां पाया जाता है? तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, तो केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, ध्यान देना। ठीक है ना, हरित लवक में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो कौन सी शर्करा? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। डीऑक्सीराइबोज शर्करा। डीऑक्सीराइबोज शर्करा। ठीक, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। आरएनए में कौन सी? तो भाई राइबोज शर्करा। अगला है कि डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षार के नाम क्या हैं? तो इसमें कौन कौन से हैं? तो बच्चों एडेनिन होता है, एडेनिन। ठीक, उसके बाद ग्वानिन। ठीक, उसके बाद एक होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन। नेक्स्ट है थायमीन, थायमीन। ठीक, तो ये 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन। ठीक, ये क्या है? नाइट्रोजन क्षार होते हैं। ठीक है ना, याद रखना। जो बच्चों अगर हम बात करें, ठीक, ये जो डीएनए की स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, इसके बीच में क्या होते हैं? ठीक, यानी जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं ऐसे इसी में जुड़े रहते हैं, भाई हमें पता है ये चीज। ठीक, ऐसे होते हैं इसी के, इस तरह से नाइट्रोजन क्षार जुड़े होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है कि डीएनए में नाइट्रोजन क्षार किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो ध्यान से समझना बच्चों, जो एडेनिन होता है वो थायमीन के साथ डबल बॉन्ड से, यानी हाइड्रोजन के द्विबंध से जुड़ा होता है, जबकि ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। यानी जो एडेनिन होता है, एडेनिन वो थायमीन के साथ डबल बॉन्ड से, जबकि बच्चों ग्वानिन जो होता है साइटोसिन के साथ वो ट्रिपल बॉन्ड से इस तरह से जुड़े होते हैं, याद रखना। फिर इसमें वही चीज आता है थायमीन एडेनिन के साथ, फिर इसी तरह चलता रहता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो ये क्लियर हो गया कि एडेनिन क्या होता है? थायमीन के साथ हाइड्रोजन के द्विबंध के साथ जुड़ा होता है, जबकि ग्वानिन साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन के मतलब त्रिबंध से या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। क्लियर हो गया? चलिए इसको जल्दी से छाप लीजिए। चलिए अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, देखिए एक को क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं रसगुल्लों, इतना क्वेश्चन आपको बता देंगे इससे रिलेटेड कि बाहर का वो सोच भी नहीं सकते हैं, है ना, इतना याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए के प्रत्येक कुंडल की लंबाई व श्रृंखलाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? ध्यान से समझिएगा बच्चों, इसमें कह रहा है कि डीएनए के प्रत्येक कुंडल की लंबाई व श्रृंखलाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो ये आप जो फिगर देख रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा, इसके बीच, ठीक, इसके जो बीच की दूरी होती है यहां से यहां तक, ये होता है आपका 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक, यानी दोनों जो हेलिक्स होते हैं बच्चों, दोनों इसमें जो रज्जुक होते हैं, ये जो आपको दिख रहा है इस तरह से, ठीक, ये जो दोनों रज्जुक आपको दिख रहे हैं, इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है, ठीक, इनका व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम।
ठीक। और बाकी बच्चों अगर हम दो नाइट्रोजन क्षार के बीच देखें तो दो नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी कहें तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक, 3.4। और वैसे अगर हम देखें तो 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच, एक में 4 होता है तो मान लेते हैं इस वाला छुपा है, 4 इसमें हो गया, 4 इसमें और 2 इसमें ले लेते हैं, तो जैसे यहां से यहां इसमें, तो इसके बीच की अगर हम बात करें तो होता है 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक। यानी 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी जो होती है कितना, 34 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से हम एक मतलब दो नाइट्रोजन क्षार के बीच की बात करेंगे तो वही जाहिर सी बात है 3.4 हो जाएगा, है ना। 10 से भाग लगा देंगे इसमें तो भाई क्या हो जाएगा, प्रत्येक के बीच की कितना हो गया 3.4 एंगस्ट्रॉम। और इसके नाइट्रोजन मतलब इसके बीच का जो व्यास कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम। क्लियर हुआ बच्चों। चलिए, तो वही चीज बोल रहा है यहां पर कि भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि भाई प्रत्येक कुंडल की लंबाई, तो हमने क्या बताया कि प्रत्येक कुंडल की लंबाई में 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक, 10 के बीच क्या है 34 एंगस्ट्रॉम, और श्रृंखलाओं के बीच की दूरी कितना होता है बच्चों, तो 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए खंड को किस एंजाइम के द्वारा काटा जाता है, ये सबसे ज्यादा पूछते हैं। डीएनए जो खंड होते हैं, ठीक, यानी जैसे ये डीएनए की स्ट्रक्चर है, डीएनए की स्ट्रक्चर है, तो इनको भाई काटने के लिए एक विशेष स्थान से काटा जाता है। मान लेते हैं यहां से काटना है, यहां से काटना है, यहां से काटना है, तो काटने के लिए कौन सा एंजाइम प्रयोग किया जाता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो भाई इसके लिए होता है प्रतिबंधन। कौन सा प्रतिबंधन, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, ठीक, ये एंजाइम होता है ये काटने के लिए। इसी को मॉलिक्यूलर सीजर या आणविक कैंची भी कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए कभी कि आणविक कैंची किसे कहते हैं, आणविक कैंची किसे कहते हैं, तो भाई प्रतिबंधन एंजाइम को या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर यानी आणविक कैंची कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि डीएनए खंड को किस एंजाइम की सहायता से जोड़ते हैं। भाई जब इनको हम अलग कर रहे हैं तो जोड़ने का भी काम तो कोई ना कोई करेगा, ठीक। तो जोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है, उसका नाम है लाइगेज, लाइगेज। तो ये किसका काम करता है बच्चों, फेविकोल का काम करता है। लाइगेज एंजाइम क्या है, यानी डीएनए खंड को फिर से जोड़ने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि भाई डीएनए का कार्य क्या है, तो भाई ये आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करता है। आनुवंशिक जो सूचनाएं होती हैं, ठीक, सूचनाओं का स्थानांतरण, आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण, साथ ही साथ बच्चों प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है, प्रोटीन का संश्लेषण, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वाइवा के थ्रू, ठीक है ना। यानी वाइवा में आपके बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चन यानी ये मौखिक प्रश्न आपसे एग्जामिनर कर सकता है। इसके बाहर का सोच भी नहीं सकते हैं क्या पूछेंगे, सारे क्वेश्चन को तो हमने वैसे ही निपटा दिया है, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं आप विदाउट भाई बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना किसी हिचकिचाहट के आप अब भी अगर नहीं बनाए हैं तो फाइल में डेफिनेटली भाई कुछ भी लिखे हैं चलिएगा, लेकिन आप चार्ट में डीएनए के ही स्ट्रक्चर को बना लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो सिंपल होते हैं और इसकी संरचना भी बहुत ज्यादा कठिन है नहीं। समझ में आ गया। बस तो चलिए मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।